हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी इंस्टीट्यूट में। पिछली वीडियो में मैंने परिवार से रिलेटेड टॉपिक समझाया था, बताया था, ठीक है। और इस टॉपिक में आज हम उसके क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो जल्दी से इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा। यह क्वेश्चन सीटेट और एमपीटेट परीक्षाओं में काम आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। हम 2026 की शुरुआत अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। और तैयारी भी हमें ऐसी करनी है कि सफलता शोर मचा दे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, और चार में दिया गया है 4 प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, परिवार को जो बांटा गया था, परिवार को 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था? एक तो हो गया एकल परिवार और दूसरा था संयुक्त परिवार। दूसरा कौन सा था? दूसरा था संयुक्त परिवार, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया था, एक एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार में कौन कौन होता है? मम्मी पापा और उनके बच्चे होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ ताई, है ना, मम्मी पापा उनके बच्चे बहुत सारे होते हैं। तो संयुक्त परिवार हो गया और एकल परिवार हो गया। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई ताऊ ताई, बुआ माँ, पिताजी रहते हैं उसे क्या कहते हैं? 1 में दिया गया है एकल परिवार कहते हैं, 2 में दिया गया है संयुक्त परिवार कहते हैं, 3 में दिया गया है व्यापक और 4 में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। देखिए, जस्ट अभी मैंने बताया था कि संयुक्त परिवार में कौन कौन होते हैं? दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ माँ, पिताजी रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं? कि एकल परिवार अब ज़्यादा प्रचलन में क्यों है ना। बहुत सी जगह देखो तो उनके कम बच्चे होते हैं, है ना, और ज़्यादातर माता पिता दादा दादी से अलग रहते हैं। तो यह इसका क्या कारण हो सकता है? 1 जनसंख्या हो सकती है, 2 महंगाई, 3 कला है, या 4 ये सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है, और संयुक्त परिवार में या बहुत सारे लोगों में जब इकट्ठे होते हैं तो कलह की संभावना भी रहती है। इसलिए इन तीनों की वजह से एकल परिवार प्रचलित हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है 1 पारिवारिक वृक्ष से, 2 पारिवारिक बार चार्ट से, 3 पारिवारिक पाई चार्ट से, और 4 किसी से भी। बताइए क्या परिवार को चार्ट से दर्शाया जाता है? क्या परिवार को पाई चार्ट से दर्शाया जाता है? बताइए किस प्रकार परिवार को दर्शाया जाता है? चार्ट से दर्शाया जाता है परिवार को, या पाई चार्ट से दर्शाया जाता है, या किसी से भी, या पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है? बताइए किससे दर्शाया जाता है परिवार को? देखिए, परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से। किससे दर्शाया जाता है? परिवार को पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है, ठीक है। आपने बुकों में देखा होगा इस प्रकार से पेड़ बना होता है ना। अब तो छोटे बच्चों के लिए भी इस प्रकार का बुकों में चित्र बन के आने लगा है ना। इधर कुछ चित्र बने होते हैं और उनमें नाम के लिए डिब्बे बने होते हैं, और उनमें नाम लिखे होते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, है ना, माता पिता और बच्चे, सिस्टर, ब्रदर, है ना। इस प्रकार से बने होते हैं, भाई बहन, ठीक है। तो पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है परिवार को? तो परिवार को पारिवारिक वृक्ष से दर्शाया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। यह इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व है। परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व है, 1 मानव का सामाजिक प्राणी होना, 2 मानव का अकेला होना, ठीक है, 3 कार्य करने में परेशानी होता नहीं है, होना है, ठीक है, 4 उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। तो बताइए परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व क्या हो सकता है? देखिए, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व मानव का सामाजिक प्राणी होना, यह होगा। क्या हो जाएगा? परिवार
की परिकल्पना के पीछे जो आधारभूत तत्व है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव का सामाजिक प्राणी होना, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है छोटे बच्चों के समाजीकरण में जो लाभ मिलता है वह है, छोटे बच्चों का समाजीकरण करते हैं तो क्या किससे लाभ मिलता है? 1, बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। 2, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। 3, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है। और 4, बालक के शारीरिक एवं कामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? समाजीकरण में जो लाभ मिलता है, देखिए समाजीकरण में जो लाभ मिलता है इसका यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो गलत प्रिंट हुआ है वो गलत तो नहीं हुआ, एक शब्द छूट गया है। छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है, यहाँ पर इस प्रकार लिखना था कि खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या है? देखिए खेलों के द्वारा बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, यह थोड़ा सही लग रहा है। बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है, नहीं यह भी सही नहीं है। बालक के शारीरिक एवं कामक विकासों को बढ़ावा मिलता है, यह सही तो है लेकिन यह इसका आंसर नहीं है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिए गए? क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है संयुक्त परिवारों में आश्रित की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती, आश्रितों में शामिल है। देखिए संयुक्त परिवार जो होता है, ज्वाइंट फैमिली जो होती है, तो आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा गया है। अब आश्रितों में कौन शामिल है? 1, वृद्ध शामिल है। 2, बच्चे शामिल है। 3, अस्वस्थ व्यक्ति शामिल है। और 4, ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी। सभी इसलिए होगा क्योंकि आश्रितों में वृद्धों को दूसरे की आवश्यकता होती है, वह दूसरे पर निर्भर होते हैं। ये किसी परिवार में किसी बहुत मतलब वृद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पकड़ कर लाना पड़ता है, उनको खाना देना पड़ता है और वो अपने हाथ से एक चल कर नहीं जा सकते, है ना। या फिर विकलांग हो गए, है ना, विकलांग बच्चे होते हैं या वृद्ध भी विकलांग होते हैं या कोई अन्य व्यक्ति विकलांग है, बीमार है। अस्वस्थ व्यक्ति मीन्स बीमार, है ना, बीमार व्यक्ति। तो इनको क्या होती है? एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सहारे के लिए वह परिवार के अन्य लोगों पर निर्भर रहते हैं, अन्य लोगों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, तो आश्रितों में कौन शामिल होगा? वृद्ध भी शामिल होंगे, बच्चे भी शामिल होंगे और अस्वस्थ व्यक्ति, यह तीनों आ जाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा यह सभी। ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है बताना है। सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं। 2 में दिया गया है माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। 3 में दिया गया है एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। 4 में दिया गया है बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। बताइए सत्य कथन कौन सा है? देखिए सबसे पहले तो असत्य छांट लीजिए तो सत्य कथन अपने आप आ जाएगा। सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं, पर सभी परिवारों के नियम अपने अलग अलग होते हैं, तो यह तो गलत हो जाएगा। माँ बाप से बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं, ये सही लग रहा है। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, ऐसा थोड़ी है, बच्चों का जन्म भी होता है। कोई परिवार में किसी की मृत्यु भी हो जाती है तो सदस्यों की संख्या कभी कभी घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है, नहीं, बच्चा स्कूल में ही सब कुछ नहीं सीखता है। बच्चा कुछ परिवार से सीखता है, कुछ मित्रों से भी सीखता है, कुछ समाज से सीखता है ना, पर्यावरण से भी सीखता है ना। तो सिर्फ बच्चा स्कूल में ही सब कुछ नहीं सीखता है, इसलिए यह कथन भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। माँ बाप से बच्चों के गुणों के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य कथन बताना था इसलिए सत्य कथन यह है और बाकी यह तीनों क्या है? असत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है समरक्त
संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? समरक्त संबंधी बताइए किस परिवार में होता है? एक एकल परिवार में, दो संयुक्त परिवार में, तीन एक और दो दोनों में, और चार इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, समरक्त का मतलब है माता पिता से उत्पन्न संतान, तो माता पिता का रक्त होता है संतान में, ठीक है। और दादा दादी से उत्पन्न हमारे पिताजी, तो उनका संबंध रक्त का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार समरक्त संबंधी उदाहरण हो गए। हमारी बुआ का भी हमसे रक्त संबंधी उदाहरण होता है, क्योंकि हम बुआ के भाई के बच्चे हैं, ठीक है, इसलिए समरक्त संबंध हुआ उनसे। अब देखिए, समरक्त संबंध किस में आएगा? एकल परिवार में। एकल परिवार में कौन होता है? माता पिता होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, तो इन्हीं से उत्पन्न तो उनके क्या होते हैं? पुत्र पुत्री, है ना, पुत्र या पुत्री, ठीक है। तो एकल परिवार में भी समरक्त का उदाहरण देखने को मिलता है, संयुक्त परिवार में भी समरक्त का उदाहरण देखने को मिलता है, इसलिए यह दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, ठीक है, यह दोनों हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, उसका बहुत अच्छा मित्र है, यदि वह उसकी सहायता करता है। देखिए, एक प्रदर्शन में, दो उचित अनुचित में, तीन सुख दुख में, और चार इन सभी में। तो बताइए, अनुज कक्षा 4 में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, यदि वह उसकी सहायता करता है प्रदर्शन में, उचित अनुचित में, सुख दुख में, या इन सभी में। बताइए, अच्छा मित्र किस दृष्टि से होगा? देखिए, अच्छा मित्र वही होता है जो प्रदर्शन में भी हो, उचित अनुचित में भी साथ दे, सुख दुख में भी साथ दे, वही अच्छा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी में, ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, विद्यालय परिसर में छात्रों की खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है छात्रों को खेलकूद में भाग लेना? एक, इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मकता का विकास होगा। दो, इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा। तीन, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा। और चार, उपरोक्त सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, बच्चे के विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए भी, मानसिक विकास के लिए भी, सृजनात्मक क्षमता के विकास के लिए भी, सब संवेगों के विकास के लिए भी खेल कूद जरूरी होता है ना। इसलिए इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मकता का भी विकास होता है, स्वस्थ संवेगों का भी विकास होता है, शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा, है ना। तो यह चारों आ जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के लिए खेलना कूदना भी जरूरी होता है, पढ़ना लिखना भी जरूरी होता है, मित्रों के साथ समय बिताना भी जरूरी होता है ना। तो यह सब जरूरी होता है, तभी उसका सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है, परिवार से क्या आशय है? परिवार एक संस्था है। 2 में दिया गया है, इसमें बालक का जन्म होता है। 3 में दिया गया है, इसमें बालक का विकास होता है, बालक का विकास होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? परिवार से क्या आशय है? 1 में दिया गया है 1 और 2, 2 में दिया गया है 1 और 3, और 3 में दिया गया है 2 और 3, और 4 में दिया गया है ये सभी। बताइए इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगी तीनों। परिवार संस्था भी है, इसमें बालक का जन्म भी होता है, और इसी में बालक का विकास भी होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है, मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या क्या शामिल हैं? 1, घर के विभिन्न प्रावधान। 2, आर्थिक क्रियाकलाप। 3, शैक्षणिक क्रियाकलाप। 4, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। बताइए मैकाइवर ने कितने भागों में बांटा है? देखिए, मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है ना, 2 भागों में बांटा है। एक तो आवश्यक कार्य है ना, आवश्यक कार्य, और दूसरा है अनावश्यक कार्य। दूसरा कौन सा है? अनावश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य, है ना। आवश्यक कार्यों में क्या शामिल है? आर्थिक क्रियाकलाप है, शैक्षणिक क्रियाकलाप है ना, लैंगिक प्रजनन क्रियाकलाप है ना, घर के प्रावधान क्या हो गया? शैक्षणिक क्रियाकलाप है, ठीक है। तो और अनावश्यक कार्यों में
और अनावश्यक कार्यों में क्या आता है, अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्य आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ये सभी शामिल हैं, घर के विभिन्न प्रावधान भी शामिल हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी शामिल है, शैक्षणिक क्रियाकलाप भी शामिल है और लैंगिक व प्रजनन क्रियाकलाप शामिल हैं। और ये चारों कार्य किस में आते हैं, यह आते हैं आवश्यक कार्यों में। किस में आती हैं, आवश्यक कार्यों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। 2 में दिया गया है वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। एक केवल एक, बी 2 केवल 2, 3 1 और 2 दोनों, और 4 ना तो 1 ना ही 2। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसमें पहला में क्या पूछा गया है, पहला में पूछा गया है कि पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। हाँ तो बिल्कुल होते हैं, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। 2 में दिया गया है वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल होता है, वंश की वृद्धि के लिए वैवाहिक संबंध उत्तरदायी होता है, इसलिए इसके दोनों कथन सत्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर 1 और 2 दोनों, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 वंशानुगत संबंध, 2 सामाजिक संस्था, 3 वैवाहिक अनिवार्यता, और बताना है इन तीनों में से उपरोक्त में से कौन सा परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है। 1 केवल 1, 2 केवल 1 और 2, और 3 2 और 3, और 4 ये सभी। बताइए परिवार की विशेषता के अंतर्गत देखिए वंशानुगत संबंध भी शामिल है, सामाजिक संस्था भी कहा जाता है परिवार को। ठीक है, और वैवाहिक अनिवार्यता भी होती है, इसलिए यह तीनों विशेषताएं इसमें आ जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से होता है। या फिर इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि बच्चे के समाजीकरण या फिर बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है ना। बताइए तो बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से होता है। 1 परिवार से होता है, 2 विद्यालय से होता है, 3 सांस्कृतिक केंद्र से होता है, 4 धार्मिक केंद्र से होता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए बच्चे की का जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक पाठशाला है, उसे परिवार को कहा गया है। किसे कहा गया है, परिवार को कहा गया है। ठीक है, और प्रथम समाजीकरण भी कहाँ पर होता है, परिवार में भी होता है, प्राथमिक समाजीकरण भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परिवार से। समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है, तो पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है एक परिवार से तात्पर्य है 1 वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, 2 परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं, 3 संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं, और 4 केवल पति पत्नी। बताइए परिवार क्या होता है। देखिए परिवार तो अभी भी बन रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और पहले भी बनते थे। तो ऐसा तो नहीं है कि परिवार से तात्पर्य सिर्फ उससे है कि जो 1950 के बाद बना है, यह तो गलत हो जाएगा है ना। परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके माता पिता और उनके बच्चे भी रहते हैं, केवल पति पत्नी नहीं रहते हैं। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा संपूर्ण परिवार। देखिए संपूर्ण परिवार जिसमें माता पिता बच्चे एवं दादा दादी सब रहते हैं। ठीक है, यह परिवार से इसका सही मायनों में अर्थ होगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे माता पिता एवं दादा दादी रहते हैं। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है, देखिए संपूर्ण परिवार भी तो संपूर्ण परिवार वो भी होता है जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होगा वो होगा परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं। ठीक है, यह भी आंसर यही आंसर सही होगा। ठीक है, इसका सही आंसर यही होगा। ठीक है, यह तो संयुक्त परिवार में आ जाएगा है ना, यह संयुक्त परिवार में आ जाएगा और यह परिवार में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह की योग्य की न्यूनतम आयु क्या है। बताइए लड़कों की आयु कितनी रखी गई है, लड़कियों की कितनी रखी गई है। इस पहला में दिया गया है लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18 वर्ष।
2 में दिया गया है लड़कों की 18 वर्ष, लड़कियों की 21 वर्ष। 3 में दिया गया है दोनों की 18 वर्ष, लड़का की भी 18 वर्ष और लड़कियों की भी 18 वर्ष। 4 में दिया गया है 18 वर्ष 16 वर्ष। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में लड़के और लड़कियों के विवाह योग्य जो न्यूनतम आयु है वो लड़कों की 21 वर्ष है और लड़कियों की 18 वर्ष है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा 21 वर्ष और 18 वर्ष, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। ठीक है, परिवार की नहीं है बताना है। 1, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। 2 में दिया गया है प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो। 3 में दिया गया है वे समान आवास, भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। और 4, सुरक्षा एवं बच्चों को साझा उत्तरदायित्व। बताइए कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है। देखिए इसमें 3 परिवार की विशेषताएं दी गई हैं और एक जो दिया गया है वह परिवार की विशेषता नहीं है। तो देखिए कौन सी नहीं है, देखते हैं। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, बिल्कुल रहते हैं। देखिए भाई बहन, माता पिता है ना, दादा दादी, जो भिन्न लिंग वाले हैं ना, तो ये तो साथ रहते हैं। अब दूसरा तो यह तो विशेषता होगी प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, नहीं ऐसा नहीं होता है, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, यह कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखते हैं वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हों। हाँ, वे समान आवास, समान भोजन, समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यह विशेषता हो सकती है। 4 में क्या दिया, 4 में दिया गया सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, तो यह भी विशेषता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर, इसमें बताना था कि कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है, तो यह परिवार की विशेषता नहीं है। 2 में दिया गया जो प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए मैंने अभी पहले इस प्रकार का क्वेश्चन मिला था, वो दूसरी तरह से पूछा गया था और यह दूसरी तरह से पूछा गया है, दोनों का अर्थ एक ही है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। प्राथमिक समाजीकरण है। 1, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। 2, किशोरावस्था में समाज से सीखना। 3, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना। और 4, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक समाजीकरण परिवार से ही होता है, बच्चों का कहाँ से होता है, परिवार से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार एवं मित्रों से सीखना, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। बताइए मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। 1, लैंडस्टीनर ने की थी। 2, जेनिंग्स ने की थी। 3, पैटन एवं मास्क ने की थी। और 4, कार्ल मास्क ने की थी। किसने की थी। देखिए मानव रुधिर वर्ग की जो खोज की थी वो लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी, लैंडस्टीनर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन किसने कहा है। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन किसने कहा, यह कथन किसने कहा नहीं है। यह कथन कैसा है, सही है, गलत है, या सत्य है, या पूरी तरह से सत्य नहीं है, यह बताना है। ठीक है, चलिए पहला सही नहीं है क्योंकि इस कथन में स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। दूसरा सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तीसरा सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। चौथा सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। देखिए तो समझते हैं, पहले में क्या दिया गया है, पहले में दिया गया है सही नहीं है क्योंकि यह इस कथन में स्पष्ट करना है। देखिए बच्चे, यह स्पष्ट करने की क्या जरूरत है कि बच्चे जैविक होते हैं, यह तो गलत हो जाएगा। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। हाँ, ये कथन सही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए परिवार कई प्रकार के होते हैं। परिवार संयुक्त परिवार होते हैं, मातृ स्थान परिवार होते हैं, पितृ स्थान परिवार होते हैं, है ना। तो यह सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और एक ही प्रकार में परिवार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। हमें यह आंसर सही लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। सत्य है क्योंकि किसी आदर्श परिवार का आकार है, नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, सत्य है क्योंकि भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अब परंपराएं बदलती जा रही हैं, नियम बदलते जा रहे हैं, इसलिए सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के नहीं होते। भारतीय परिवार कई प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 2 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि क्या कौन सा वाला हो जाएगा, 2 सही आंसर हो जाएगा कि सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं और उन्हें एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया है। देखिए जो पूरे क्वेश्चन है यह क्वेश्चन समझ पर आधारित हैं, ठीक है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, थ्योरी अच्छे से समझी है, तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आएंगे, अन्यथा आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। इसलिए थ्योरी को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। चलिए, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि एक, कोई भी समुदाय उपलब्ध ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। 2, यह सस्ता और सुलभ है। 3, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। 4, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए समुदाय मीन्स परिवार से ही है, सामाजिक, देखिए समाज के लोग मिलकर समुदाय, मतलब एक प्रकार का समाज ही कह लो, है ना। तो समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण के लिए अधिगम और संसाधन है। तो बताइए किस प्रकार से है, कैसा है। यह सस्ता और सुलभ है क्या, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं, उनके पास समय है, या बिना आलोचना के कोई भी समुदाय उपलब्ध ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, ठीक है। यह वास्तविक परिस्थिति में से, क्योंकि रियल चीज़ों से, वास्तविक चीज़ों से कुछ भी हो, है ना, तो उससे जल्दी समझ में आता है और सीखने के अवसर भी मिलते हैं, ठीक है। समुदाय में रखकर देखिए बड़े बुजुर्ग होते हैं, है ना, तो उनसे हमें सीखने को मिलता है। समुदाय में और दूसरे लोग होते हैं, उनसे भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है, किसने कहा कि बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा देनी चाहिए। 1, रूसो ने कहा। 2, फ्रॉवेल ने कहा। 3, पियाजे ने कहा। 4, मॉन्टेसरी ने कहा। बताइए किसने कहा कि बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा देना चाहिए। देखिए यह रूसो का कथन है। किसका कथन है, यह रूसो का कथन है। रूसो ने कहा है कि बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है, अनौपचारिक शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है। 1, हार्वर्ड गार्डनर ने। 2, जीन पियाजे ने। 3, पेस्टोलॉजी ने। और 4, कार्ल मार्क्स ने। बताइए क्या हो जाएगा, अनौपचारिक शिक्षा को किसने महत्वपूर्ण माना है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा को पेस्टोलॉजी ने महत्वपूर्ण माना है। किसने महत्वपूर्ण माना है, पेस्टोलॉजी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह पेस्टोलॉजी ने कहा था कि परिवार में अनौपचारिक शिक्षा का जो बेस्ट साधन है, जो सबसे अच्छा साधन है, वो परिवार है। और इसी अनौपचारिक शिक्षा को ही, ठीक है, परिवार या समाज या मित्रों द्वारा जो शिक्षा मिलती है, जो शिक्षा का बच्चा अर्जन करता है, तो उसे ही महत्वपूर्ण किसने माना है, यह पेस्टोलॉजी ने महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है, फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है। 1, अरबी से। 2, हिंदी से। 3, लैटिन से। 4, अंग्रेजी से। बताइए फैमिली शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो किस भाषा से हुई है। देखिए मैंने थ्योरी में बताया था कि फैमिली शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। किससे हुई है, लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से हुई है। फैमुलस शब्द से इसकी व्युत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, 2 बच्चे एक ही विद्यालय में समान शिक्षकों से समान अध्ययन करते हों, फिर भी अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में पूर्णतया भिन्न होते हैं। कारण क्या हो सकता है। 1, बुद्धि विभिन्नता। 2, घरों की विभिन्नता। 3, ईर्ष्या के कारण। 4, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। बुद्धि विभिन्नता, घरों की विभिन्नता, ईर्ष्या के कारण, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरों की विभिन्नता के कारण, ठीक है। क्योंकि एक ही विद्यालय में समान शिक्षकों के समान अध्ययन भले करते हों, सामान्य ज्ञान में, रुचियों में, भाषण में, व्यवहार में, नैतिकता में वे पूर्णतया अलग होते हैं। क्यों अलग होते हैं, अपने पारिवारिक वातावरण के कारण, अपने परिवार के कारण, ठीक है। तो घरों में विभिन्नता होने के कारण वह नैतिकता में और भाषण में और व्यवहार में अलग होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है, ऑगबर्न और निमकॉफ ने परिवार के कार्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। 1, 4 भागों में बांटा है। 2, 5 भागों में बांटा है। 3, 7 भागों में बांटा है। 4, 6 भागों में बांटा है। बताइए ऑगबर्न और निमकॉफ ने पारिवारिक कार्यों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। देखिए उन्होंने परिवार के कार्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है। कितने वर्गों में विभाजित किया है, 6 वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। 6 वर्गों में विभाजित किया है। कौन कौन से हैं वो, एक तो हो गया आर्थिक, कौन सा हो गया, आर्थिक, ठीक है, आर्थिक हो गया, और रक्षात्मक हो गया, रक्षात्मक, ठीक है। मैंने थ्योरी में यह सब बताया था, सभी बताए थे। आनंद पद हो गया, है ना, आनंद
पद, आनंद पद हो गया, और एक धार्मिक है, शैक्षणिक क्रियाकलाप है, और एक है प्रकृत्यात्मक। ठीक है, तो इस प्रकार के 6 भागों में विभाजित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है? मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा हुआ है? 1 2 भागों में बांटा हुआ है, 2 4 भागों में बांटा हुआ है, 3 8 भागों में बांटा हुआ है, 4 3 भागों में बांटा हुआ है। देखिए मैकाइवर ने जो परिवार के कार्यों को बांटा है वह बांटा है 2 भागों में बांटा है। एक में आवश्यक कार्य होते हैं, क्या होते हैं? आवश्यक कार्य होते हैं, और दूसरा अनावश्यक कार्य होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? अनावश्यक कार्य। आवश्यक कार्यों में कौन कौन से कार्य आते हैं? आवश्यक कार्यों में आर्थिक क्रियाकलाप हो गए, शैक्षणिक क्रियाकलाप हो गए, ठीक है, लैंगिक और प्रजनन क्रियाकलाप हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार के कार्य आवश्यक कार्यों में आते हैं, और अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्य आते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 भागों में बांटा है। तो मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को कितने भागों में बांटा है? मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में बांटा हुआ है। यह इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? 1 जॉन मेंडल को, 2 रूसो को, 3 मैकाइवर को, और 4 लुंडबर्ग को। आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? देखिए आनुवंशिकता का जनक जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मेंडल। ठीक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज यहीं इतने ही क्वेश्चन हुए हैं। ठीक है, इन 30 क्वेश्चनों में से आपका अपना स्कोर बताना कि किसका कितना हुआ है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।